प्रेजेंट यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैट्स। स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम यूज करेंगे। बाई मॉडल केसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा के ऊपर थॉरो प्रैक्टिस की गई है, एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस। मीन हमारे पास डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड से किया जाएगा एज पर सिलेबस। हालांकि हमने स्टेप डेविएशन मेथड को भी एक्सप्लेन किया है फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं स्टैट्स। वेलकम फ्रेंड्स, आज अपने क्रैश कोर्स की नेक्स्ट सेशन में, जिसमें कि हम एक फ्रेश टॉपिक लेने वाले हैं, आपका स्वागत है। और आपको पता है कि हम सेकेंड टर्म जो क्लास 10th मैथ्स आ रहा है उसकी फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। और उस रिवीजन में आप जानते ही हैं कि अभी तक हम जो पोर्शन कर चुके हैं आपने उसको एंजॉय किया होगा। और आज स्टैट्स का जो टॉपिक है उसके अगर आप वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो आप पाते हैं कि 8 मार्क्स आर देयर फॉर स्टैट्स। तो इस टॉपिक को बड़े आराम से, इत्मीनान से हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। ये उसकी डिटेल्स हैं। मीन, मोड, मीडियन, कुछ ये स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं। और जो एज पर सिलेबस है हमारा, कि जो काम हमें इस बार एग्जाम में आने वाला है वो आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वी मीन। तो एक तो मीन आपको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद मीडियन क्या है, मोड क्या है, और ये ग्रुप्ड डेटा और इसके अलावा अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है उसके बारे में बात की जाएगी। और बाई मॉडल आपके केस में नहीं आएगा। मोड जो है वो बाई मॉडल वाला डेटा आपको नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। और मीन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनमें केवल हमें डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन वाला जो मेथड है केवल वही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर आज हम आपको बताएं कि हम आपके साथ एक मेथड और शेयर करेंगे जो आगे सब्सिक्वेंटली आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल एग्जाम में वो आए या ना आए, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए हम आपके साथ मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स शेयर करेंगे। एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक आगे आएगा स्टेप डेविएशन मेथड। बड़े आराम से चलेंगे क्योंकि टॉपिक की वेटेज आप देख ही रहे हैं, 8 मार्क्स है। और इन 8 मार्क्स को हमें किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है। और इसकी जो हिस्ट्री है, व्हाई स्टैट्स इज मेड, मीनिंग क्या होता है मीन का, एक तो होता है कि मैकेनिकली क्वेश्चंस को करना, एक होता है उसका मीनिंग समझ के करना। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ मीनिंग भी डिस्कस किए जाएं। कुछ बेसिक टर्म्स आपने ऑलरेडी की होंगी, ये भी हमें पता है कि ये टॉपिक आपके पास कुछ प्राइमरी या अर्लियर क्लासेस से चल रहा है। तो बार ग्राफ्स के बारे में आप अच्छे से फेमिलियर होंगे, हिस्टोग्राम्स आपने बनाए होंगे, डिफरेंट विड्थ के, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आपने बनाए होंगे। तो ये टॉपिक भी स्टैट्स में ही आते थे जो अर्लियर क्लासेस में आपने किए हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे ओजीव भी कहा जाता है, ये भी आपके स्टैट्स के ही पोर्शंस हैं। इसमें कुछ और जो बेसिक टर्म्स है, जब कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं, उनको आप अच्छे से अपने दिमाग में रखें। हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब जैसे जैसे आगे वो यूज होते जाएंगे उसको हम आपके साथ दोबारा से शेयर करते जाएंगे। लेकिन यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, मीन, मीडियन, मोड, ये सब है क्या, ये सब है क्या? तो यहां से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं कि व्हाट आर दीज। तो इसको कहा जाता है कि ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। यानी अगर आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, डेटा का मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, इनकी इनकम के बारे में मान लेते हैं आपको दिया गया है, इनकम आपको दिया गया है।
इस कम्युनिटी में मान लेते हैं कि यहां पर 1000 लोग रहते हैं और उनकी इनकम का टोटल मान लेते हैं इतना आ रहा है। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या लिखा है, हाउ मच? ओके, अब ये तो हो गया टोटल, सब लोगों का टोटल ये है, सब लोगों का टोटल ये है। आप बिल्कुल घबराए नहीं, आप नॉलेज के ऊपर ध्यान दें मनोज, एंड थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू। अगर नॉलेज है तो हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, नॉलेज है तो हमें यह देखना है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि सबका सम हमारे पास आ रहा है 2 करोड़ और हमारे पास लोग कितने हैं, 1000। अब ये 3 जीरो कैंसिल करने के बाद अगर आप देखें कि इस ग्रुप की टोटल कलेक्शन, यानी कि इस ग्रुप के पास जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ की है और 1000 लोग इसमें रहते हैं। इस काम को आप एवरेज के तौर पे कि हर व्यक्ति को कितना मिलता होगा, तो एवरेज जिसे हम कहते हैं एवरेज, एवरेज हमने कैलकुलेट की तो आपके पास आया 20,000, यानी हर व्यक्ति कम से कम 20,000, या अगर ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो ऑन एन एवरेज 20,000 कमाए तो सभी 1000 लोगों का मिलकर 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, कुछ लोगों की इनकम 20,000 से कम होगी तो कईयों की 20,000 से ज्यादा होगी, लेकिन उसका एक नट शेल निकाला जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है। यस, वेलकम बेटा, वेलकम। सो उसका एक अंदाजा सा लगाया जाता है कि यहां पर हमारे अगर सारी इनकम को एक जगह रख के सब लोगों में बराबर से बांट दिया जाए तो क्या आएगा, उसे कहते हैं एवरेज या मीन। इससे हमें क्या होता है कि बिजनेस डिसीजन लेने में मदद मिलती है, क्योंकि सबसे पहले मन में यही आता है कि ये सारी कैलकुलेशंस हम करते क्यों हैं। तो अगर आप अपने आप को देखें तो आप जिंदगी में एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेंगे, ऐसा हम एज्यूम करते हैं और ऐसा हम कामना भी करते हैं। तो उस लेवल पर जाने के बाद आपको डेटा के साथ खेलना आना चाहिए। इस जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन से एक मीनिंगफुल डिसीजन आप लेना चाहेंगे। उस डिसीजन को लेने के लिए यह टॉपिक बना है कि आपकी हेल्प करता है स्टैट्स। तो स्टैट्स क्या है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है डेटा में से। वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ये भी हो सकती है कि इस डेटा का मीन क्या है। मीन का मतलब सभी लोगों का, अगर मैं पैसे की बात करूं तो फिलहाल सभी लोगों के पैसे को, इनकम को इकट्ठा कर दे और फिर सब में बराबर बराबर बांट दे तो उनको कितना कितना मिलेगा, ये हो गया उसका मीन। इसी तरह से अगर सबकी इनकम को एक क्रमवार रख दिया जाए, एक ऑर्डर में रख दिया जाए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो ये हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये हमारे पास अगर रख दिया जाए तो जो वैल्यू बिल्कुल बीचों बीच आएगी, जो वैल्यू बिल्कुल बीचों बीच आएगी वो कहलाती है मीडियन। तो मीडियन भी आपको पता लग जाना चाहिए कि मीडियन क्या है, कि अगर हम अपने पास, हमारे पास 1000 वैल्यूज हैं, 1000 की 1000 वैल्यू को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दे, तो उसमें जो बिल्कुल बीचों बीच वैल्यू आएगी 500 और 501 नंबर पोजीशन पर जो आएगी, उन वैल्यूज की बात हो रही है, उनका तो मीडियन जो है वो बीचों बीच की वैल्यू होती है। अगर 99 999 हो या 99 हो तो एग्जैक्टली मिड वैल्यू जो है वो मीडियन हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 1000 है या 100 है, तो उस केस में जो बीच की 2 वैल्यूज हैं उन दोनों का अर्थमेटिक मीन, यानी कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, वो उसका मीडियन हो जाता है। यह है क्रूड इंफॉर्मेशन। इसी तरह से मोड के बारे में अगर आपसे बात की जाए तो मोड क्या है, अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं तो उनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है, सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है, उसे आप कहते हैं मोस्ट अकरिंग वैल्यू। मोस्ट अकरिंग वैल्यू उसे कहा जाता है मोड ऑफ द डेटा।
एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, क्योंकि अभी हम पहले इसका बेसिक्स के साथ कर रहे हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम हुआ 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एक एग्जाम हुआ और आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, केवल 10 स्टूडेंट्स हैं। 5 मार्क्स का एक एग्जाम हुआ, यस नो टाइप का। तो उसमें या तो बच्चे का नंबर आएंगे या तो नहीं आएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो किसी के 0 मार्क्स भी आएंगे, बहुत होशियार होगा तो, है ना। 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। 5 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते एक एक नंबर का अगर टेस्ट है तो 0 मार्क लेने वाले मान लेते हैं 2 लोग हैं, 1 मार्क लेने वाले मान लेते हैं 3 लोग हैं, फिर 2 मार्क्स लेने वाले कोई है ही नहीं, 3 मार्क्स लेने वाले मान लेते हैं 1 है, 4 मार्क्स लेने वाले मान लेते हैं 2 हैं, और 5 नंबर लेने वाले भी मान लेते हैं 2 हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डेटा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मोड की, बाकी सारी पैरामीटर की हम बात ही नहीं कर रहे, बाकी हम चीजों की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। तो शुरुआत है यहां 0 मार्क्स कितने लोगों के आए, तो आप कहेंगे जी 2 लोगों के आए। 3 मार्क्स 1 मार्क कितने लोगों के आए, तो 3 यानी कि 3 लोगों के आए। 2 मार्क्स कितने लोगों के आए, तो किसी के नहीं आए, कोई बात नहीं। 3 मार्क्स कितने लोगों के आए, तो 1 के आए। 4 मार्क्स कितने के आए, 2 लोगों के आए। 5 मार्क्स कितने के आए, 2 लोगों के आए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोगों के कितने मार्क्स आए, तो आप कहोगे जी 3 लोगों के मार्क्स 1 आए, 1 मार्क वाले 3 लोग थे। तो इस डेटा का मोड क्या माना जाएगा, मोड क्या माना जाएगा, यस 1, क्योंकि 1 इज द वैल्यू विच हैज अकर्ड मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा बार जो आएगी उसे मोड कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तो है अनग्रुप्ड डेटा की बात हो रही है, उसको हमने फ्रीक्वेंसी में के हिसाब से जस्ट टाई अप कर लिया। अगर आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते, अगर यही 10 वैल्यू आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दे तो क्या होगा, मोड आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें तो हमारे पास टोटल कितने हैं, ये कितने लोग हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बिल्कुल बच्चों की तरह चल रहे हैं। तो 5th पोजीशन और 6th पोजीशन पर, 5th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर कौन आएगा, तो आप देखिएगा कि 0 मार्क्स वाले तो 2 लोग हैं, 1 मार्क वाले 3 हैं, और 2 मार्क वाला कोई नहीं है, 3 मार्क वाला 1 है, और फिर 4 मार्क्स वाले 2 लोग हैं, और 5 मार्क्स वाले 2 लोग हैं। इस तरह से आपने अपने डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ये सिर्फ आपकी कॉमन सेंस के लिए बता रहा हूं, अभी टॉपिक को हमने शुरू नहीं किया, प्लीज माइंड। अभी हम सिर्फ उसके बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका मीनिंग है क्या। इसके साथ आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, सारी एंट्री केसेस इजी से लेकर और डिफिकल्ट तक जो भी आपके लगते हैं सबको रिजॉल्व किया जाएगा, सबको सॉल्व किया जाएगा। पहले एक बार मीनिंग तो समझ लें कि मीन होता क्या है, मीडियन होता क्या है, मोड होता क्या है। तो मोड तो हमने क्लियर कर दिया, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू। जनता वेलकम, जनता वेलकम। हम आपके साथ इस समय स्टैट्स 10th क्लास जो सेकंड टर्म में आने वाला है उसको डिस्कस कर रहे हैं विद दैट रिस्पेक्ट, और अभी शुरुआत ही हुई है, प्लीज गो अहेड विद अस। फिर भी कोई डाउट है आप अपना डिस्कस कर सकते हैं, और हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे भी जुड़ सकते हैं। देयर वी कैन टेक ऑल द डाउट्स वन बाय वन, एंड पर्सनली डाउट भी वहां लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर हमारे पास 1 और 3 ये मिड वैल्यू आ गई, 1 और 3, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 1 + 3 4 अपॉन 2 यानी कि 2। सो 2 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा, 2 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। भले ही 2 मार्क्स किसी के नहीं आए थे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमने बता दिया। तो इस डेटा का जो मीडियन है वो 2 है। अगर मीन की बात करते तो क्या होता, मीन की बात करते तो क्या होता, मीन के लिए आप इन सबको टोटल कर दीजिए। मतलब मीन के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन का बेसिक फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सबका टोटल क्या हुआ? 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 3 + 4 + 4 + 5 + 5। इन सबको कर दिया आपने, कितना आ गया? और 10 से आपने इसको कर दिया डिवाइड। ठीक है, सबका टोटल कर लिया। सबका टोटल करने के बाद 10 से इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आया? आपके पास क्या आ गया? आपके पास आया 2.4। तो मीन आ गया इस डेटा का 2.4। तो अब आपने देखा कि मीन, मीडियन और मोड तीन अलग अलग वैल्यूज हमारे पास हैं, लेकिन इससे मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर आपके पास सभी लोगों के मार्क्स को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए और फिर सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो 2.4 मार्क्स सभी 10 लोगों के हिस्से आ जाएंगे। आपने देखा था कि 2.4 मार्क्स वैसे तो किसी भी स्टूडेंट के नहीं आए, लेकिन मीन से एक आइडिया होता है कि स्टूडेंट जो है वो लगभग 2.5 नंबर यानी कि 2.4 नंबर के आसपास वाले लोग हैं। तो बच्चे बहुत अच्छे भी हैं तो बहुत बुरे भी हैं, एवरेज में सब कुछ ठीक ठाक बच्चे हैं। तो आपने देखा था कि उसमें 0 और मार्क्स पाने वाले लोग भी हैं, 1 मार्क पाने वाले भी हैं, लेकिन 70% मार्क्स पाने वाले भी लोग हैं। तो एक एवरेज सा आपको पता लग जाता है कि उस ग्रुप में किस तरह के लोग हैं। तो मीन से एक इंफॉर्मेशन मिली कि उस पूरे ग्रुप में किस तरह के लोग हैं। मीडियन से क्या पता लगता है कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो वैल्यू, किस वैल्यू के इर्द गिर्द डेटा कंसंट्रेटेड है, तो 2 के इर्द गिर्द डेटा कंसंट्रेटेड है, ऐसा आपको दिखता है। मीडियन इज मिड वैल्यू, तो 2 के इर्द गिर्द में वैल्यू ये फैली हुई है। मोड क्या है? तो सबसे ज्यादा लोगों को जो चीज पसंद है वो मोड है। रमेश जी वेलकम। तो सबसे ज्यादा पसंद जो हमारे पास है वो क्या है? मोड उसे कहते हैं। यहां पर इस डेटा में वो मोड क्या आया? 1। अब कुछ और टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि हमारे लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया अनग्रुप्ड डेटा, जैसे अभी हमने दिया था फ्रीक्वेंसी, एक तो हमने वैल्यू दी थी x, मार्क्स को दिया था, उसके बाद कितने लोगों की हो गई f। तो ये है अनग्रुप्ड डेटा। अब हम उसे ग्रुपिंग करना चाहें तो एक एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा है भाई, 0 से लेकर 2 मार्क्स तक कितने लोगों के पास है, 2 से लेकर 4 मार्क्स तक कितने लोगों के पास है, 4 से ऐसे करके अगर हम उसको करते हैं तो वो बन जाता है ग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, ग्रुप डेटा मतलब एक क्लास इंटरवल आपके पास होता है, तो वहां पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया जाता है। क्लास इंटरवल आपके पास होगा जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से। और फ्रीक्वेंसी के, मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, आपके स्कूल में क्लास में एक टेस्ट हुआ, उसमें 0 से 10 मार्क्स पाने वाले 5 लोग थे, ठीक है। 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 3 लोग थे, 20 से 30 मार्क्स पाने वाले 2 लोग थे, बस ऐसा ही डेटा आपको दिया हुआ। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीन क्या है इस डेटा का। अभी हम सारा मीनिंग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सारे मेथड, सब क्वेश्चंस वगैरह हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रिकॉल कर रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। इसके आगे अगर ऐसा डेटा आपको दिया जाता है तो कहलाता है ये ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप बना के दिया हुआ है कि ये क्लास इंटरवल आपके पास है, क्लास इंटरवल। अब 0 से 10 तो आप सबसे पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करते हैं। क्लास मार्क, उसे मिड वैल्यू भी कहा जाता है, मिड वैल्यू। उसे x के तौर पे हम कैलकुलेट खुद करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो फार्मूला आपके पास है क्लास मार्क कैलकुलेट करने का, कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर क्लास लिमिट क्या है? वो आपने देखा 10, 10 + 0 अपॉन 2, तो ये आपके पास आ गया 5। इसी तरह से 20 + 10 30 अपॉन 2 15, तो ये 10-10 के अंतर पर आता जाएगा। ये आप फटाफट मैकेनिकली कर सकते हैं। अब
फार्मूला अगर हम इस तरह से अनग्रुप डेटा को ले लेते हैं तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन के लिए फार्मूला क्या रहता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा मीन्स टोटल ऑफ एफ एक्स, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखते जाओ तो ये हो गया एफ एक्स। एफ वालों को एक्स वालों से मल्टीप्लाई करो और यहां लिख दो, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया आपके पास? 25। 3 इंटू 15 कितना आ गया? 45। 25 इंटू 2 कितना आ गया? 50। इन सबका टोटल, एफ एक्स का टोटल उसे बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? वैल्यू के हिसाब से कितना आ गया? तो इन सबका टोटल कर दीजिए, कितना आया ये? 120 120 सब देखे। एंड आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज ऑल्सो। आपके रिस्पॉन्सेज आर हाईली अप्रिशिएटेड। इसी तरह से सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब टोटल, टोटल ऑफ एफ, सिग्मा एफ का मतलब टोटल ऑफ एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो 5 3 2 टोटल हो गया 10। अब फार्मूला हमारे पास मीन का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 120 डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास आ गया 12। दैट्स इट। तो इस डेटा का इस क्लास में 10 बच्चों का जो रिजल्ट है उसमें बच्चों के जो ऑन एन एवरेज मार्क्स हैं वो है 12। ऐसा हमें अंदाजा मिलता है कि अगर हम इन बच्चों के मार्क्स देखें तो वो 12 मार्क्स के आसपास के बच्चे हैं। तो दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग आउट ऑफ स्टैट्स। तो स्टैट्स का यूज करके हम एक ग्रुप के बारे में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ शुरुआत। क्लास मार्क भी हमें पता लग गया। मीन कैलकुलेट करने के आपसे हमने बताया कि देयर आर 3 मेथड्स, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। मेथड्स के नाम यहां पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन जिक्र करेंगे आगे कि डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में हम अभी यूज किया था हमने सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, बस ये है मीन का फार्मूला, डायरेक्ट आप यूज करेंगे। एक और मेथड हम यूज करेंगे जिसमें कि हम सपोज कर लेंगे कि इस पूरे डेटा में एक्स की सारी वैल्यूज में से एक वैल्यू कोई भी जो हमें पसंद होगी, जो डेटा के बीचों बीच होती है, हम कोशिश करते हैं उसको सपोज करें। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हो, क्वेश्चन तब भी हो जाता है। तो एज्यूम्ड मीन वाले मेथड में हम एक वैल्यू को मीन सपोज कर लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, उस वैल्यू के इर्द गिर्द कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं, कुछ डेविएशंस कैलकुलेट की जाती हैं। तो अभी मैं फिलहाल सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं, उस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आपके साथ देखेंगे। तो डेविएशंस का मीन यहां लिखा जाता है, डेविएशंस का मीन। तो डेविएशन क्या होता है सब आगे चलते चलते हम आपके साथ वो भी जिक्र करेंगे कि डेविएशंस क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ए प्लस डेविएशन का मीन, डेविएशन का मीन कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ अगर हम करते हैं तो ये होता है डेविएशंस का मीन। तो ये सब कैलकुलेशन आपको एग्जाम्पल के साथ बताई जाएगी और ये कैलकुलेशन हो जाएगी एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से मीन कैलकुलेट करना। तो ये दोनों मेथड आपके सिलेबस में है। इसके साथ साथ हम एक और मेथड डिस्कस करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि अपने एनसीईआरटी में ही है। इसको भी डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, आप देखिएगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। लेकिन फिलहाल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके साथ ये सारी चीजें तीनों के तीनों मेथड डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और थर्ड मेथड का जो है वो हम आगे आपको डिटेल में बताते जाएंगे। इसके बाद जिक्र होगा मीडियन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कि अगर वो ग्रुप्ड डेटा है, पहले हम जो मीडियन का फार्मूला बताया था वो क्या था, अनग्रुप्ड डेटा का, लेकिन अगर वो ग्रुप्ड डेटा है तो मीडियन का फार्मूला अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप नोट करना चाहे नोट कर लें। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन हम तभी देंगे जब हम आपके साथ क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, उसमें एग्जाम्पल के साथ इसे बताया जाएगा। मीडियन का ये फार्मूला आपको रट लेना होगा, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला आपके काम आएगा। इसी तरह से अगर हम ओजीव बनाते हैं एक
अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो चलता है और एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो चलता है, ये दोनों जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये यहां पर ये जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहलाता है मीडियन, ठीक है। तो जहां पर आपके पास दोनों तरह के ओजीव्स इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, मीडियन, याद रखिएगा, वो कहलाता है मीडियन। अगर कभी फिल इन द ब्लैंक में या कोई स्मॉल क्वेश्चन किसी तरह से आपके काम आ जाए किसी कॉम्पिटिटिव में, तो इस पॉइंट को मीडियन कहते हैं। इसी तरह से मोड के लिए अगर ग्रुप्ड डेटा है तो मोड का फार्मूला क्या होगा, मोड के लिए फार्मूला है L प्लस एच टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। इन सबको, यश वेलकम बेटा, प्रतिराम जी वेलकम। सो ये अपने पास मोड के फार्मूले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कभी कभी काम आता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक कोई भी डेटा दिए बिना ही आपको कहा जाए कि मोड कैलकुलेट करो, मीडियन और मीन ये रहा, किसी डेटा में कोई डेटा नहीं दिया आपको ये दे दिया जाए कि एक डेटा है जिसका मोड कैलकुलेट करना है, मीडियन और मीन ये हैं, तो उस समय ये फार्मूला आप रट लीजिए, काम में आएगा। तब आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए कि 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन गिव्स यू क्रूड वैल्यू ऑफ मोड, यानी कि उस क्वेश्चन के लिए, उस डेटा के लिए मोड कैलकुलेट किया जा सकता है इन दो का इस्तेमाल करके, ठीक है। यस वेलकम। तो इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि ये सारी बातें अगर आपको पता है तो इस टॉपिक को हम कॉन्फिडेंटली मीट कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपसे जिक्र किया कि हम आपके साथ मीन, मीडियन, मोड, सब ग्रुप डेटा का डिस्कस करेंगे, बाई मॉडल सिचुएशन नहीं आएगी, और डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड ये सब आपके साथ डिस्कस होंगे। और ये 8 मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए जल्दबाजी नहीं होगी। तो आज जितना हिस्सा हो जाएगा आज करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात अगले हिस्से की जाएगी। लेकिन सिलेबस केवल इतना ही है, ध्यान से गौर से देख लीजिए, केवल इतना ही हिस्सा आपके 8 मार्क्स में आने वाला है, सेकेंड टर्म अभी जो होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 डेटा आपके सामने है, प्लीज हैव ए लुक, हैव ए लुक। व्हाट इज द डेटा? आराम से चलेंगे तब भी बड़े प्यार से हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी जरूर करेंगे लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपसे हमने कहा ही था। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि व्हाट इज द डेटा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स, यशवर्धन वेलकम बेटा, वेलकम। ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं, ये आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल, मतलब ये सिग्मा एफ की वैल्यू आपके पास है, सिग्मा एफ, टोटल ऑफ ऑल स्टूडेंट इज सिग्मा एफ। इसे कैपिटल एन से भी लिख लेते हैं हम कभी कभी, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं, या 30 सीधा सिग्मा एफ भी आप मान के चल सकते हैं। डेटा के हिसाब से उन्होंने दिया है कि 100 मार्क्स टेबल आपके पास है, 10 मार्क्स जिन लोगों के आए, जिन बच्चों के आए उसकी संख्या थी 1, 20 मार्क्स जिनके आए उसकी संख्या भी 1 है, 36 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 40 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 56 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, 60 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 70 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 72 मार्क्स वाला 1 है, 80 वाला भी 1 है, 88 वाला 2 स्टूडेंट्स हैं, 92 वाले 3 स्टूडेंट्स हैं और 95 वाला 1 स्टूडेंट है। ऐसा डेटा आपको दिया हुआ है। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं चलना, जनता, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं चलना।
बहुत ही आराम से, इत्मीनान से हर टॉपिक को जैसे घर पे बैठ के आप कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही करना है। अभी पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो सारी चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले आप इन टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, रट के नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर ये नहीं आएगा, क्वेश्चन वहां कुछ भी आ सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर्स के हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे जस्ट आफ्टर दिस एनसीईआरटी पोर्शन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे यहीं पर। एंड अल्टीमेटली यू विल सी कि आपकी सारी प्रिपरेशन यहीं पे हो जाने वाली है। यू नेवर नीड टू गो एनीवेयर एल्स। और फिर भी अगर आपका कोई पर्सनलाइज डाउट है तो आप डिस्कॉर्ड पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम आपके हर पर्सनल डाउट को भी एड्रेस करते हैं। तो ये डेटा को हमने देख लिया, एनालाइज कर लिया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद ऐसा करते हैं कि इसको बिल्कुल कॉलम फॉर्म में ऐसे अनग्रुप डेटा के तौर पे लिख लेते हैं। अब अपने पास क्या क्या आ गया अनग्रुप डेटा में, तो आप बिल्कुल इसे वर्टिकली ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा? इसको मार्क्स स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, बस ये टेबल आप बना लीजिए, और जो हिस्सा आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है उसको भी आप खुद सॉल्व करें। ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। आपको मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं, काम आपने करना है, हमने सिर्फ आपके साथ रिक्वेस्ट करनी है कि कैसे करना है। तो पहले तो हम इसको वर्टिकल फॉर्म में बना लें, सारे के सारे आप भी बना लीजिए। ये वर्टिकल फॉर्म में आ गया। इसी तरह से ये तो इसको हमने बोला एक्स है, ये सारे एक्स हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी हमने लिख लिया वर्टिकल फॉर्म में, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए और यहां पे लिखते जाइए, दैट्स इट, बस। तो 10 इंटू 1 10 आ गया, 20 इंटू 1 20 आ गया, ये लिखते जाइए, शाबाश। 36 इंटू 3, तो अब आपके टेबल्स और कैलकुलेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। 108 होता है। 40 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट्स है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 160 आ गया। इसी तरह से आपके पास है 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 150 हो गया। इसके बाद 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 कितना होगा? 112, 56 इंटू 2 112। इसके आगे 60 आपको दिखाई दे रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया? 240, 240। इसी तरह से इसके आगे है 70 मार्क्स वाले 4 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 280। उसके बाद आगे आपको दिखाई दे रहा है 72 वाला 1 है, तो आपके पास आ गया 72। जिनको नहीं वहां दिख रहा वो यहां पे लिखते जाएं 72। इसी तरह से 80 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 80। इसी तरह से 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 176। इसी तरह से 92 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 276। और लास्ट वैल्यू है 95, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारे जितने भी हैं सभी का टोटल करके आप यहां पे लिख दीजिए, सबका टोटल करके आप यहां पे लिख डालिए। तो इसे हम कहेंगे टोटल ऑफ एफ एक्स, तो टोटल को बोलते हैं सिग्मा, तो सिग्मा एफ एक्स आप कैलकुलेट करके यहां पे लिख डालिए। सिग्मा एफ एक्स यानी कि इन सबका टोटल यहां पे लिख डालिए। जल्दी से लिखिए, हाँ जल्दी से लिखिए, इन सबका टोटल क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर द वैल्यू। yes Anushka, I am waiting for the reply. Yashvardhan, I am waiting for the reply. Yes, 1779 is the total of this whole. तो f और x को मल्टीप्लाई करने के बाद, f और x को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा कि हमारे पास टोटल आया 1779। तो सिग्मा एफ एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ये है सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ क्या था? 30। फार्मूला क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही फार्मूला था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। फार्मूला आपको क्लियर है एकदम से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस डेटा को आपके सामने दोबारा से रिप्रेजेंट किया, आप आराम से देखें। फार्मूला है आपके पास सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये फार्मूला रट लीजिए। ये जो हम मेथड यूज कर रहे हैं
अनग्रुप्ड डेटा के लिए है, प्लीज माइंड, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। तो जितने भी हमारे पास एफ और एक्स थे सबको मल्टीप्लाई करके उसका टोटल हमने निकाला 1779, 1779। और इसके बाद इसको डिवाइड किससे करना है? सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ से। तो 1779 को डिवाइड कर दिया किससे? 30 से। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? आप चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर 59.3 आ रहा है? क्या आपका आंसर 59.3 आ रहा है? तो जस्ट सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि इतना हिस्सा आप करें, और बाकी सब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके अंदर की एंट्री केसेस क्या हैं, ये सारी वैल्यूज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा। ये जो हमने काम किया, ये हमने किया है डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो अभी तक हमने किससे किया है? डायरेक्ट मेथड से किया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब अपने पास, क्योंकि सिलेबस में ग्रुप्ड डेटा की बात भी हो रही है, अगर अनग्रुप्ड डेटा है और आप उसे ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या किया जाए? ध्यान से देखिए, अभी तक आपके पास ये जो है वो अनग्रुप्ड है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। आपने देखा कि 10 मार्क्स इतने लोगों के हैं, 20 मार्क्स इतने लोगों के हैं, 36 मार्क्स इतने लोगों के हैं, तो कोई ग्रुप नहीं है। ग्रुप मतलब कि 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ। तो अब इस अनग्रुप्ड डेटा का ग्रुप बनाना है। रितेश जी, रितेश जी, रितेश जी, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे भाई रितेश, आपका जन्मदिन है, आपको मुबारक हो। और ये स्टैट्स का जो टॉपिक है, उस स्टैट्स के टॉपिक को भी आप एंजॉय करें अपने बर्थडे के साथ साथ। वेलकम टू द सेशन, वेरी गुड, 59.3, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट आंसर। तो ऐसे ही अगर ये हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा है, इसका ग्रुप कैसे बनाएं? तो ग्रुप बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो कैसे, मान लीजिए कि हम इसको डिसाइड करते हैं कि 0 से लेकर और 15 तक, 15 से लेकर और 30 तक, 30 से लेकर और 45 तक, ऐसे छोटे छोटे 15 के ग्रुप हम बनाना चाहते हैं। या हम 10 के ग्रुप बनाना चाहते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे। ये हमारी मर्जी है कि हम कौन सा ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो बर्थडे बॉय रिस्पॉन्स करते जाइए, साथ साथ मजा आएगा हमें भी, और आपका बर्थडे भी सेलिब्रेट होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 0 से 15, 15 से 30 इस तरह के ग्रुप बनाएंगे, या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हम ग्रुप बनाएंगे। तो अभी तक ये अनग्रुप्ड डेटा है, इसको हम कहां कन्वर्ट करने जा रहे हैं? एक ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये पहला काम आप सीख लीजिए। पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम सब मेथड्स को, सब टाइप्स को यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी पेपर की बिल्कुल चिंता ना करें, बेहतरीन क्वेश्चन यहां पे हम आपके साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बस। तो अब हम पहले अनग्रुप्ड डेटा का ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो 15 का हम ग्रुप बनाने जा रहे हैं। इसमें एक प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक रूल, एक नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नियम है वो देखिएगा। इस नियम को हम कहते हैं द अपर लिमिट एक्सक्लूडेड प्रिंसिपल। हम खुद इस काम को लिखकर चल रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं कि अपर लिमिट विल बी एक्सक्लूडेड इन दैट इंटरवल। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में चेंज करते हुए। ओके, जैसे आपने एक ग्रुप बनाया 0 से 15, फिर ग्रुप बनाया 15 से 30, फिर ग्रुप बनाया 30 से 45, ऐसे करके आप मान लेते हैं ग्रुप बनाते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक वैल्यू है 30, उस 30 के सामने 3 लिखा हुआ है। अब 30 देखो आप, 30 तो आपको यहां भी दिख रहा है और 30 आपको यहां भी दिख रहा है। तो ये जो 30 वैल्यू है, ये हम इसमें इंक्लूड करेंगे
15 टू 30 वाले में या 30 टू 45 में इंक्लूड करेंगे, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक प्रिंसिपल हम यूज करने जा रहे हैं, और हमने ये डिक्लेयर कर देना है कि हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करने जा रहे हैं डेटा के लिए। द अपर लिमिट एक्सक्लूडेड प्रिंसिपल, यानी अगर अपर लिमिट 30 है और हमें 30 को लेना है तो हम इसमें 30 नहीं लेंगे। अपर लिमिट जो भी होगी वो उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे। ये नियम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, चिंता ना करें कोई। यस, तो जो हमारे दोस्त अभी आए हैं उनका भी स्वागत है, उनका भी वेलकम है। आप इस रूल को समझ लीजिए। तो अगर हमारे पास 30 है तो हम 30 को 15 टू 30 वाले में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रूल यूज कर रहे हैं कौन सा? अपर लिमिट एक्सक्लूडेड वाला। तो ये 30 के जो 3 फ्रीक्वेंसी होगी वो इसमें काउंट की जाएगी, ना कि 15 टू 30 में। ये काउंट होगी 30 टू 45 में। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसे काम करेगा। यहां पर देखिए, तो अब अगर आप इसको ब्रेक करते हैं 15 टू 30 में, 15 टू 30, तो 0 टू 15, 0 टू 15 में ये 1 आ जाएगा। तो इसके सामने आप फ्रीक्वेंसी अगर लिखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? देखिएगा, खुद देखिएगा, तो यहां पे 1 आ जाएगी। अगर 10 नंबर वाले कोई लोग हैं तो उनकी संख्या 0 से 15 में तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगी। इसी तरह से अगर आप कहते हैं 15 से 30 वाला आप इंटरवल बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर 15 से 30 में क्या हो सकता है? ये 1, ये जो 20 वाला है ये इसमें आ सकता है, तो ये 1 आ गया। इसी तरह से 30 से 45, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम अनग्रुप्ड डेटा से ग्रुप्ड डेटा कैसे बनाते हैं। ये हम एक क्लास इंटरवल लेके चल रहे हैं, ये एग्जांपल है। आप कोई और क्लास इंटरवल भी ले सकते हैं बेटा, ठीक है, आप कोई और क्लास इंटरवल भी ले सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम 15-15 वाला ले रहे हैं। आप 10-10 वाला भी ले सकते थे, 20-20 वाला भी ले सकते थे, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से, सिर्फ आपको लिख के चलना है। तो पहले आप डेटा के साथ दोस्ती करें कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब आप 30 से 45 में ढूंढना है, तो 30 से 45 में 36 आता है, तो 36 के 3 तो यहां पे आ गए। इस तरह से 40 के ये 4, ये भी इसी में आ गए। 50 वाले 3 इसमें नहीं आएंगे, तो ये हो गए टोटल 7 आ गए इसमें। इसी तरह से 45 से 60 की अगर मैं बात करूं तो 45 से 60 के बीच में ये 3 आ जाएगा, और क्या आएगा? 56 वाले 2 ये भी आ जाएंगे। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा कि जो 60 वाला है 4, क्या ये 60 वाला 4 इसमें हम काउंट करेंगे? क्योंकि अगला इंटरवल हमारे पास क्या बनने वाला है? 60 टू 75। और हमने क्या यूज किया है? हम क्या यूज कर रहे हैं? रूल क्या है? जैसे ही ये मीन वाला टॉपिक चलेगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और सब खुश हो जाएंगे, वी विल बी ओवर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 60 टू 75, 60 टू 75 इसमें ये लोअर लिमिट में है, और 45 टू 60 में ये अपर लिमिट में है। हमने रूल कौन सा यूज किया था? क्या आप बता सकते हैं? रूल हमने यूज क्या किया था? अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, यानी कि 60 अगर यहां दिख रहा है और ये 4 मुझे यहां काउंट नहीं करना, प्लीज माइंड। 4 कहां काउंट होगा? जहां ये लोअर लिमिट में है 60, अपर लिमिट वाली साइड पे इसे काउंट नहीं करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, प्लीज माइंड। इसी चीज को घर पे प्रैक्टिस करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। 70 किस में आएगा? वो हमें पता है, 60 टू 75 वाले में 70 आ जाएगा, तो इसके 4 भी आ गए। 72 भी इसी में आ जाएगा, ये भी 1 यहीं पे आ गया। इसके बाद 80 नहीं आएगा, तो यहां पर आपके पास ये बन गया 5 और ये बन गया 9। ओके, अब अगर 75 से 90 का डेटा हम इकट्ठा करना चाहते हैं
तो 80 वाला डेटा इसमें आ सकता है, तो 80 वाला 1 है, 88 वाले 2 हैं, ये भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ गए 3, आपके पास आ गए 3। इसी तरह से 90 से 95 में, 90 से 105 में, 90 से 105 में कौन कौन से आएंगे, तो आप देखेंगे 3 यहां पर है और 1 यहां पर है, टोटल हो गए 4, टोटल हो गए 4। तो ये 4 आपने देखा कि इस अपना इंटरवल में ऐसे आएगा, तो 1 1 7 5 9 3 एंड 4, ये टोटल आप करके देखेंगे, टोटल वही आ रहा है बिल्कुल 30, टोटल वही आ रहा है 30। तो ये अनग्रुप को ग्रुप कैसे बनाना है, ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया। अनग्रुप को ग्रुप कैसे बनाना है ये क्लियर हुआ। हमने क्लास इंटरवल कितना लिया था, 15 साइज का, लेकिन क्या आप 15 के अलावा 10 या कोई और लेके बना सकते हैं अपने आप, 10 या 20 क्या बना सकते हैं? ठीक है, तो जैसे ही आप वो बनाएंगे उससे काम बन जाएगा। अगर हम अनग्रुप्ड डेटा 0 से नहीं शुरू करते, अब ये हमारी मर्जी आ गई, हमने अब एक नए तरीके से इसको शुरू करने जा रहे हैं। कैसे कि हमने अनग्रुप्ड डेटा हमने यूज किया, शुरुआत की 15 से 10 से 25, 15 का इंटरवल है, लेकिन हम 10 से शुरू करना चाहते हैं। क्या हम ऐसा शुरू कर सकते हैं? तो ये भी अलाउड है। तो पहले घर पे बैठ के आप एंजॉय करिए, मास्टर बनिए, इस टॉपिक के मास्टर बनिए। कैसे बनेंगे? तो अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए, अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें भी कोई जरूरी नहीं है कि आप 0 से लेकर और 10 तक ही लें या 0 से लेकर 15 तक ही लें, आप इसे 10 से 25 में भी ले सकते हैं। सिर्फ शर्त इतनी है कि सारे के सारे उसमें जो वैल्यूज हैं वो कवर हो जानी चाहिए। तो आप देखिए, आपका जो ओरिजिनल डेटा था वो क्या था? ओरिजिनल डेटा था वो 10 से ही शुरू हो रहा था। तो ठीक है, 10 से अगर शुरू हो रहा है तो हम 10 से 25 वाले में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 10 लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट वाला डेटा इसमें आ सकता है। तो अब हमने अगर 10 से 25 में कन्वर्ट करते हैं, 25 से 40, 45 से 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, अगर हम इस तरह से ग्रुप बनाते हैं तो देखिए क्या होने वाला है। ये भी आप खुद बनाइए यहां पे मेरे साथ साथ। इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। हम आपके साथ हर टॉपिक को मास्टर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन वहां पे आए आप कर सके। यस, सो वेलकम टू द सेशन एंड डू इंटरवल, क्लास इंटरवल हम कहां से अब लेने जा रहे हैं? 10 से 25, 10 से 25 कर डालिए फटाफट। अब ये क्लास इंटरवल हमने ये लिया, क्लास इंटरवल हमने ये ले लिया, और फ्रीक्वेंसी अब आप मुझे बताएंगे कि क्या क्या आएगी। 10 से 25, 10 से 25, एक ये आ जाएगा 1 और एक ये आ जाएगा 1, यानी 1 + 1 2 फ्रीक्वेंसी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। इज दैट ओके? और आगे बढ़ते हैं। फिर 25 से 40, 15 का, अगले 15 का आपने ले लिया, तो 36 आपको पता है इसी के अंदर ही आता है। और 40, अब 40 के बारे में हमने कहा था कि 40 से 55 ये भी तो बनेगा, तो 40 वाला किस में इंक्लूड होगा? क्या आप बता सकते हैं कि 25 से 40 में इंक्लूड होगा कि 40 से 55 में होगा? और क्यों होगा? रूल भी देखिएगा, रूल भी देखिएगा कि रूल क्या है। ये इसमें इंक्लूड होगा। क्यों होगा? क्यों होगा इसका रीजन भी बताया था कि हम प्रिंसिपल कौन सा यूज कर रहे हैं। यस, रूल का नाम क्या है? अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। तो अगर ये 40 आ रहा है और यहां पर 40 है,
तो हम इसे इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम किसमें काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे। तो 25 से 40 के बीच में केवल 36 वाली वैल्यू यानी कि 3 लेंगे और ये इंक्लूड नहीं कर रहे। फिर 40 से 55 में ये 4 आ गया और ये 50 वाला 3 ये भी आ गया, तो कितना हो गया टोटल, 7 हो गया इसमें। इसी तरह से 55 से 70 अगले 15 इसमें और ऐड कर दिए, अगले 15 इसमें और ऐड कर दिए, तो 55 से 70, तो क्या 56 वाला इसमें आएगा, यस। क्या 60 वाला इसमें आएगा, यस। क्या 70 वाला इसमें आएगा। अब आपको सोचना है ध्यान से, इत्मीनान से, बहुत आराम आराम से चलना है। तो 2 + 4 यानी कि 6 तो इसमें आएंगे, लेकिन 70 वाला जो है ये वैल्यू ये कहां आएगी, 55 to 70 में आएगी कि 70 to 85 में आएगी, ध्यान से बताइएगा किस में आएगी। इट विल कम इन दिस सेशन, दिस इंटरवल। तो 4 यहां आएगा, इसी तरह से 72 वाला 1 ये भी यहीं आएगा और 80 वाला 1 ये भी यहीं पे आएगा। तो कुल मिला के 6 आपके पास ये भी आ गए। ठीक है, इस तरह से देखिए, ध्यान से चलना है, बहुत प्यार से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। एक ही क्वेश्चन करिए लेकिन ढंग से करिए ताकि सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं। तो हम यहां पे 100 क्वेश्चन नहीं करवाने वाले, केवल 1 या 2 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, लेकिन बढ़िया, बस जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और फिर हम एक्सरसाइज के ऊपर कूद जाएंगे सीधा, और बढ़िया क्वेश्चंस भी यहां पे हम डिस्कस करेंगे सब्सिक्वेंट सेशंस में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 72, 80, 88, 85 से अब कौन सा जाएगा, 100 तक जाएगा, 85 से 100 तक। तो 88 का जो 2 है ये इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद 92 वाला 3 ये भी इसी में इंक्लूड होगा, और 95 वाला 1 ये भी इसी में इंक्लूड होगा। तो कितना आ गया, 6। तो इस तरह से आपने एक ग्रुप्ड डेटा बनाया, आपने एक ग्रुप्ड डेटा बनाया। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन की जाती है वो और आगे की बातें आपको समझाएंगे। पहले आपने क्लास इंटरवल क्या लिया, देखो आपके साथ शुरू में डिस्कस किया था, आप 0 से 15 ले सकते हैं, 15 से 30 ले सकते हैं, यानी कि 15-15 का इंटरवल ले सकते हैं। आप चाहें तो 10-10 का इंटरवल ले सकते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे भी ले सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या कि अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, बस। फिर हमारे मन में आया कि चलो ऐसा करते हैं, हम यहां पे 10 से वैल्यू शुरू हो रही है तो 10 से शुरू कर लेते हैं और 15-15 का इंटरवल लेते हैं। तो 10 से 25 ये पहला इंटरवल बनाया, 25 से 40 ये दूसरा इंटरवल बनाया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मधुर जी वेलकम, मधुर जी वेलकम, जनता वेलकम, वेलकम। सो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट वेज हैं जिससे कि हम अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो होप यहां तक एवरीथिंग आपको क्लियर रहा होगा। अब हम चलते हैं कि इसको किस तरह से हम इंक्लूड करते हैं। तो ये वैल्यू जो अभी आपने हमारे साथ शेयर की कि 10 से 25 कितने लोग हैं, तो आपने अभी बताया कि हमारे पास कितने लोग हैं, 2। तो ये आ गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो केवल 2 हैं। इसी तरह से 25 से 40 के बीच में कितने हैं, 3 हैं। 40 से 55 के बीच में कितने हैं, 7। 55 से 70 के बीच में कितने हैं, 6। 70 से 85 में कितने हैं, 6। और 85 से 100 के बीच में कितने हैं, 6। ये सारी वैल्यूज हमने यहां पे डाल दी। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारे पास एक और कैलकुलेशन होती है जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते हैं, मिड वैल्यू। ये कैलकुलेशन अब आपको सीखनी है कि ये कैसे किया जाता है। क्लास मार्क का मतलब
ये दोनों वैल्यूज अपर लिमिट यानी कि 25 प्लस लोअर लिमिट यानी कि 10, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये जो भी आता है इसे हम क्लास मार्क कहते हैं, क्लास मार्क हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने यहां पे डाल दी और उसके बाद इनको आप क्लास मार्क को कैलकुलेट करेंगे। इसे आप एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स से। तो पहला क्लास मार्क क्या आया 17.5। फिर नेक्स्ट क्लास मार्क क्या आएगा 40 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 65 डिवाइडेड बाई 2, तो 32.5। इसी तरह से 15-15 का अंतर आता जाएगा। आप देखेंगे कि यहां पर 17.5 था, 15 के अंतर पर 32.5 हुआ, 15 के अंतर पर 47.5 हो जाएगा और इसी तरह से 15 के अंतर पर 62.5 हो जाएगा। फिर 15 के डिफरेंस पर ये आपके पास 77.5 आ जाएगा और आगे बढ़ते 15 के डिफरेंस पर ये 92.5 हो जाएगा। तो केवल एक ही कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद जितना जितना डिफरेंस था 15-15 का, वो 15-15 इसमें ऐड करते जाइए, तो सारे क्लास मार्क अपने आप ही कैलकुलेट हो जाते हैं। सिर्फ एक कैलकुलेट करना होता है, बाकी सब 15-15 जोड़ के सारे आ जाएंगे 1 by 1। सिर्फ कंटिन्यूस होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। यहां पे 25 है तो यहां भी 25 है, यहां 40, यहां भी 40, यहां 55, यहां 55। ये कुछ ध्यान है जो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेंगे आपके साथ, उन सबको डिस्कस करेंगे। गुड, वेरी गुड। तो अब ये क्लास मार्क लेने के बाद फार्मूला क्या रहेगा, एफ हमारे पास आ चुका, एक्स हमारे पास आ चुका और एफ और एक्स को हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बस। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते जाइए, एफ एक्स कैलकुलेट हो गया 35 आता गया, 3 इंटू 32.5 तो 97.5 आ गया, 7 इंटू 47.5 तो आ गया 332.5। ये कैलकुलेशन है सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ा गया है कि आप इसे साथ साथ करते जाएं। सिर्फ कैलकुलेशन आप कर लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले कैसे यूज करना है, क्या एंट्री केसेस हैं, सब यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप रिप्लाई करते जाएं, देन एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस एंड वेरी फाइन। तो रेलिवेंट टू द स्टडी रहिए, हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप आराम से जो काम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको करते जाएं और पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आप अपना स्टडी पे लगाएं। इसी तरह से 6 इंटू 62.5 अगर हम करेंगे तो 375 ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 6 था, 77.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 465। इसी तरह से 6 को 92.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या आ जाएगा 555। एंड इन सब का टोटल अगर आपसे पूछा जाए इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? टोटल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इवन देन अगर टोटल आपको करना हो तो कितना आ जाएगा? जस्ट गिव मी द आंसर। आई एम जस्ट आस्किंग कि सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स क्या होगा? सिग्मा मतलब टोटल, एफ एक्स मीन्स एफ और एक्स की प्रोडक्ट, तो एफ एक्स का टोटल क्या आएगा, सारी प्रोडक्ट्स का टोटल क्या आएगा? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, प्लीज रिप्लाई। वेरी गुड, सो आई एम गेटिंग 1860 एज द आंसर। ठीक है, इसी तरह से सिग्मा एफ एक्स क्या है, यानी कि एफ वालों का टोटल क्या है 30। तो फार्मूला क्या होता है ये आपको भली भांति पता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज द फार्मूला फॉर दैट, और उस फार्मूले के हिसाब से हम वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो 1860 divided by 30, very easy to calculate and everybody can get this answer as 62. Yes, so you obtain this. इस फार्मूले का नाम है, इस मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपने इस क्वेश्चन को फाइंड किया है। पेपर में अगर वो डिमांड करता है कि आप डायरेक्ट मेथड से करें तो आप इसी मेथड का यूज करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो,
अगर x की वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हो तो उस केस में एक और मेथड हमें रिकमेंड किया जाता है और उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा मेथड है? एज्यूम्ड मीन मेथड। इस एज्यूम्ड मीन मेथड को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो कैसे आएगा, देखिएगा। सिर्फ आप फोकस करें स्टडी वाले पार्ट पर। सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं डेविएशन। यह है डेविएशन। इस डेविएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि जितनी भी x की वैल्यूज हैं उसमें से हम सपोज कर लेते हैं कि एक वैल्यू, और उसे हम कहते हैं कि ये हमारे इस डेटा का मीन होगा। हमें पता नहीं अभी मीन क्या है, तो हमने एक एज्यूम कर लेना है कि दिस वैल्यू विल बी मीन ऑफ दिस डेटा। जो हमें फाइंड करना वो हमने एज्यूम कर लिया, है ना मजेदार। और उसको एज्यूम करने के बाद सारी कहानी उसके इर्द गिर्द बनेगी कि ये जो हमने गेस किया था ये ठीक है, गलत है, कितना ठीक है, कितना गलत है, सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो दिखाते हैं कैसे। तो आप खुद एज्यूम कर लें कि भैया इस वैल्यू को हम मीन कह रहे हैं, खुद अपने आप से कर लिया। तो जैसे अब अपने पास डेटा क्या था, डेटा क्या था, देखिएगा आपके पास डेटा ये था, ये वाला, और ऐसे आपने क्वेश्चन को किया था। अब आप क्या करने जा रहे हैं, आपने सोचा कि इस पूरे में से चलो ऐसा करते हैं, इसको मैं अपना एज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा मीन है। ये मैंने मीन को एज्यूम कर लिया। पूरे डेटा में से कुछ भी मैं सपोज कर सकता हूं, एक्स की किसी भी वैल्यू को मैं मीन सपोज कर सकता हूं। इस चीज को नोट करें। आपके दिल में आता कि 62.5 को करना है तो 62.5 को कर लो भाई। अगर आपके दिल में आता है 77.5 को करना है तो 77.5 को कर लो। और आप अगर आपके दिल में आता है कि कोई भी वैल्यू जो इसमें नहीं है वो भी आप एज्यूम कर सकते हैं। मान लो आपके दिल में आता है 60, तो 60 को भी आप एज्यूम कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है एज्यूम मीन क्या होगा उसको सोचने में। ठीक है अनिकेत? यस। सो कोई भी वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। जो एक्स की लाइन में आपको दिखाई दे रही है उसको ले, या कोई और जो नहीं दिखाई दे रही उसे भी ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका ठीक है तो आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, रटना नहीं है। कोई भी वैल्यू को आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। तो हमने फिलहाल बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो उन्होंने लिया 47.5। हम आपको बल्कि रिक्वेस्ट करेंगे पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद फिर और देखते हैं कि उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। 47.5 हर बार हमने क्या करना है, डी से वैल्यू को माइनस करना है। डी की वैल्यू क्या थी और डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या है उसमें से 47.5 को माइनस करते जाइए। तो 47.5 जब मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। इसी तरह से इधर से 47.5 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। आप टेबल बना दीजिए फटाफट। इसी तरह से 47.5 माइनस किया तो आ गया 0। तो ये 0 पाने के लिए ही हम इस पूरे में से ही कोई वैल्यू को चूज कर लेते हैं। अदरवाइज आप कोई और वैल्यू भी लेते तो भी वो एज्यूम्ड मीन माना जा सकता था। इसमें से लेते हैं तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए लेते हैं इसी में से। इसी तरह से 47.5 62 में से माइनस किया तो क्या आ गया, 15 आ गया। 77.5 में से 47.5 सॉल्व किया माइनस किया तो कितना आ गया, 30 आ गया। 92.5 में से लिया तो 45 आ गया। तो ये सारी की सारी टेबल आप फटाफट बना दीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग। इतना काम आपने कर लिया। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्या रह गया, 92.5 में से माइनस करने पर 45 आ गया। अब आपने सारे के सारे डी कैलकुलेट कर लिए हैं, डी सारे कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आप एफ और डी को मल्टीप्लाई कीजिए। एफ और डी, एफ और डी, एफ कहां है ध्यान से देखिएगा, एफ यहां पे है और डी कहां है, यहां पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको बीच में से भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको बीच में से भूल जाइए। ओके, तो इस 2 को इस -30 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। कितना आया, -60। ओके, मैं यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं, -60 आ गया। कैसे आया -60? इस 2 को इस -30 से मल्टीप्लाई करने पर आया।
अब और क्या करेंगे, इस 3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -45। लिखते जाइए लिखते जाइए, -45। इस 7 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लिखना है। कुछ बच्चे 7 लिख देते हैं, गलती हो जाती है। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। क्या होता है, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, 7 लिख डालते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। फिर 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया 90। इसी तरह से 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 180। और 6 को 45 से किया तो क्या आ गया 210। 7 270 270। तो ये अपने पास स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन स्लिप ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अब सारे मल्टीप्लाई कर लिए बेटा, आपने मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रहा, 270 180 90, ये सब क्या है पॉजिटिव, ये सारे क्या है पॉजिटिव वैल्यू हैं। और ऊपर 60 और 45 ये क्या है नेगेटिव वैल्यूज हैं। ये कैसी वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस का 105 है और ये आपके पास प्लस का है। क्या करें फिर, इन सबको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आ जाएगा 270 180 450 और 105 90 कितना आ जाएगा। जस्ट सॉल्व इट फास्ट। हाँ जी, कितना आ जाएगा, जस्ट सॉल्व कीजिए फटाफट। यस कम ऑन। एफ और डी को कैलकुलेट करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है और करते चले जाइए। क्या आ जाएगा, जस्ट हैव ए लुक यहां पर, कम ऑन फास्ट। ठीक है, तो फार्मूले में आप वैल्यू डालिए, सिग्मा एफ डी कैलकुलेट कीजिए, सिग्मा एफ से डिवाइड कीजिए, सेम आंसर आना चाहिए। और ये आपका होमवर्क है, प्लीज डू इट फास्ट। इसके बाद अगर आपको यही क्वेश्चन एक और मेथड से करना है जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, तो उससे भी इसी क्वेश्चन को करके दिखाते हैं ताकि आपको ये मेथड भी एकदम क्लियर हो जाए। स्टेप डेविएशन मेथड भी आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें अगर हाइट सिग्निफिकेंट है, जैसे 15-15 का जंप था ना वो, तो 15-15 का जंप होने की वजह से हम क्या करने जा रहे हैं, इस हाइट का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो ये मेथड कहलाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट कर लेंगे, वो जो होता है x माइनस ए से, और उसके बाद एक और कैलकुलेशन करेंगे जिसे हम u का नाम देंगे, जो कि d अपॉन h करके कैलकुलेट होगा, d अपॉन h। तो या तो 2 स्टेप में चलिए ऐसे, या फिर डायरेक्ट हम u की कैलकुलेशन x माइनस ए अपॉन h करके भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, आप ऐसे करना चाहें या 2 स्टेप में करना चाहें, दोनों में से किसी भी मेथड से करें, लेकिन इस मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। अब हमने उसी डेटा को दोबारा से लिया, सेम डेटा हमने दोबारा लिया है और आपसे रिक्वेस्ट किया है कि इस बार हम स्टेप डेविएशन मेथड वाला काम करने जा रहे हैं। ए हमने लिया है एज्यूम्ड मीन और एच हमने लिया है क्लास का साइज। क्लास का साइज कितना है, इस 25 में से 10 को माइनस कर दीजिए, 25 माइनस 10 कितना हो गया 15। तो ये हो गया एच की वैल्यू। हाइट ऑफ क्लास इंटरवल भी बोल लेते हैं इसे, क्लास साइज भी बोल लेते हैं, कुछ भी आप मानिए, लेकिन है ये 15 के बराबर। तो एच की वैल्यू क्या है 15, तो ये हमने डाल दिया 15। एज्यूम्ड मीन हमने क्या सपोज किया था, डेटा का मीन क्या है, तो मीन है हमारे पास 47.5। 47.5 इस पूरे डेटा के हिसाब से हम सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके,
सारे कैलकुलेशंस हम परफॉर्म करना चाहते हैं इस डेटा के हिसाब से। क्या आएगा आप देखते जाइए बड़े आराम से। कोई भी हिस्सा जो अनक्लियर हो वो आपको दोबारा से बता दिया जाएगा, नो इश्यू एट ऑल। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बताइए? सिग्मा। ओके, वेरी गुड। तो यू कैलकुलेट करना है आपने। यू कैसे कैलकुलेट करना है? पहले हमने डी कैलकुलेट किया था, -30, -15, 0, 15, 30 और 45। इस सबको 15 से डिवाइड करते जाइए। 15 से डिवाइड किया, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो यू की वैल्यू बड़ी छोटी छोटी वैल्यू आ गई और बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी अच्छी आसान वैल्यू आ गई। इसके बाद बेटा इस u की वैल्यू को f की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते जाइए। f हमारे पास ये रहा और u हमारे पास ये रहा। ध्यान से f और u की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपने यहां लिखना है। यानी 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? -4। फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? -3। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 12। और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 18। वो भी आप लिखिए और आंसर निकाल लीजिए, 18। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। अब आपको एफ यू का टोटल निकालना है, जिसे हम कहते हैं सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू कैलकुलेट कर लीजिए, सबका टोटल निकाल लीजिए। -4, -3 ये नेगेटिव है, 6, 12 और 18 ये पॉजिटिव है। सॉल्व किया जाए तो आपके पास आ जाता है 29। यस, 29 आ गया। ये 29 आप यहां लिखें एंड यू विल गेट सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये फार्मूला लगा के आप यू का मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, यू मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हम मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें हम यू कैलकुलेट करते हैं, यू मीन कैलकुलेट करते हैं। यू मीन कैसे आता है? सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यू बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया, 29 आया इस केस में, 30 से उससे डिवाइड किया, 29 अपॉन 30। अब मीन का फार्मूला ये याद रख लीजिए, ये मीन का फार्मूला है, ये मीन का फार्मूला है इस केस में a प्लस एच यू बार। a प्लस एच यू बार रट लीजिए, a प्लस एच यू बार ये किसका फार्मूला है? मीन का फार्मूला है। कौन से केस में? स्टेप डेविएशन वाले मेथड के केस में। ठीक है। अच्छा, अब कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो आपने अभी कैलकुलेट किया था सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो कई बार हम लोग एक ही लाइन में ये फार्मूला ऐसे भी लिख लेते हैं कि a प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो ये वाला फार्मूला आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ऐसे करके, और ऐसे अलग से निकाल के भी कर सकते हैं। वैल्यू क्या आई ध्यान से देखिए। ए हमने क्या सपोज किया था इस क्वेश्चन में? ए हमने क्या सपोज किया था? 47.5। एज्यूम क्या किया था? मीन, पता है ना, 47.5 हमने सोचा था कि मीन 47.5 है। और एच क्या है इस केस में? हाइट क्या है क्लास इंटरवल की? 15। सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ अभी हमने कैलकुलेट किया था 29 अपॉन 30, ये हमने वैल्यू डाल दी 29 अपॉन 30। अब ये कैंसिल करना आता है सबको, 29 अपॉन 2 14.5। अब इस दोनों को सॉल्व किया तो 47.5 प्लस 14.5 दोनों को ऐड कर लिया। सुनैना सक्सेना वेलकम, मिनी कुमारी वेलकम। सो हमारे पास 62 आपके पास आंसर के तौर पे आ गया। और ये हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये हमने एक ही क्वेश्चन को पहले तो अनग्रुप डेटा से किया, फिर अनग्रुप डेटा को ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के हमने कई मेथड आपके साथ डिस्कस किए, उसके बाद उसी को हमने एज्यूम्ड मेथड से किया और उसी को हमने स्टेप डेविएशन मेथड से किया। यानी कि हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से किया है ताकि सारे मेथड हमारे पक्के हो जाएं। आप इस
जो सेशन है उसको आराम से दोबारा देख सकते हैं और वो आपके पास अवेलेबल है। उसको देखने के बाद आप इन सब मेथड्स को पक्का कर सकते हैं। जब सारे मेथड्स पक्के हो जाएंगे तब आप मीन के मास्टर हो जाएंगे। अब इसके अलावा कुछ नहीं रह जाता, बस एक दो क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल मास्टरी आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं और ये उसने आपसे कहा है कि फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। तो मीन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यानी आपको जो डेटा है वो क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 15 to 25 के बीच में, ये सब डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है। चलिए, श्लोक अवस्थी वेलकम, श्लोक अवस्थी वेलकम। 15 टू, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना स्टडी के ऊपर ध्यान दें, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। आप सब अच्छे लोग हैं और अच्छे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिजल्ट को अचीव करें, और उसके लिए आपको सिर्फ ये है कि जैसे जैसे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वैसे वैसे आप इसको करते जाएं। सबसे पहले ये डेटा आपके पास दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, तो ये डेटा दिया हुआ यहां पे 6 है, 25 to 35 में ये 11 है, 35 to 45 में 7 है, 45 to 55 में ये 4 है, 55 to 65 में ये 4 है, 65 से 75 में 2 है, और 75 से 85 में ये 1 है। ऐसा डेटा हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मीन कैलकुलेट करना है इस डेटा का। अभी तक हम मास्टर बन चुके हैं, इतना मुझे विश्वास है। तो अब हम इसको कॉलमनर फॉर्म में डेटा को डिपिक्ट करते हैं, और आगे का काम बिल्कुल आप कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। बस साथ साथ करते जाइए जैसे जैसे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये डेटा को कॉलम की फॉर्म में लिखा और फिर ये डेटा इसमें डिपिक्ट किया। ये सारा डेटा वही है एग्जैक्टली, आप देखिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब एक मिड वैल्यू हम हमेशा कैलकुलेट करने हैं, मिड वैल्यू या क्लास मार्क कहते हैं इसे, मिड वैल्यू या क्लास मार्क। कैसे फाइंड होती है, आपको पता है कि 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, ये आ गया। तो ये सब आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मुझे पक्का विश्वास है। इसके आगे क्या आएगा, तो यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है देखिएगा, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए सब 10 का डिफरेंस है। तो आप इसमें 10 ऐड करते जाइए, बस एक कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद 10-10 ऐड करते जाओ, बस। बहुत ही सिंपल है क्लास मार्क को कैलकुलेट करना या मिड वैल्यू को कैलकुलेट करना। एक तो कैलकुलेट कर लो और बाकी फिर उसमें उतना ही ऐड करते जाओ जितना इधर डिफरेंस था। मिनी, यस, सो ऑल द क्वेश्चंस विल बी टेकन। अभी फिलहाल बेसिक्स हैं, बेसिक्स के तुरंत बाद हम आपके पास बहुत ही सुंदर अच्छे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी लेने वाले हैं, और जो बेहतरीन क्वेश्चन आगे आएंगे वो भी लेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के तौर पे। लेकिन सेशंस जो है वो लगातार एक के बाद एक कंटिन्यूड रहेंगे और उनमें वो सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, वी एश्योर यू। लेकिन पहले समझने पे ध्यान दीजिए, तभी उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। मिड वैल्यू आपके पास है, मिड वैल्यू आपके पास है, आपने कैलकुलेट कर ली। अब इसके आगे क्या किया जाना है, व्हाट नेक्स्ट। अब मिड वैल्यू के बाद आगे क्या किया जाना चाहिए, तो मिड वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब क्या करें, तो कौन सा मेथड हम यूज करना चाहेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि यहां बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, तो अगर एक्स की वैल्यूज बड़ी बड़ी होती हैं तो उस समय हमें एडवाइस क्या किया जाता है कि आप वो मेथड यूज करें कि जो मेथड आपको कैलकुलेशन से बचाए, बहुत हैवी कैलकुलेशन में परेशान ना करे। तो इस केस में स्टेप डेविएशन मेथड सबसे अच्छे मेथड्स में से माना जाता है, लेकिन इवन देन वी मे डू एनीथिंग। तो यहां पर हम डायरेक्ट काम को भी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर हमारे पास x है, देखिए ध्यान से, x हमारे पास है, f हमारे पास है, तो सिग्मा एफ एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाइए करते जाइए, ये सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, और मल्टीप्लाई करने के बाद सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए एफ एक्स आया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, देखिएगा ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, जस्ट सी 6 into 20 कितना आ गया, 120।
तो ये हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। प्लीज माइंड, डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड कहता है कि आप x और f को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और f को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आया fx 120 आ गया पहला। फिर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, फिर क्या आ जाएगा, 11 को इस 30 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ गया 330, ये आ गया 330। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, इसके बाद बेटा, इसके बाद और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 7 और 40 मल्टीप्लाई किया 280 आ गया, ये नोट करते जाएं। फिर आपके पास 4 है 50 है मल्टीप्लाई किया 200 आ गया, 4 है 60 है मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, 2 है 20 है मल्टीप्लाई किया 2 है और 70 है मल्टीप्लाई किया 140 आ गया, 1 है 80 है मल्टीप्लाई किया 80 आ गया। इस तरह से हमने सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद f, अगर आप अपना पुराना फार्मूला याद करें सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब इन सब का टोटल कर लीजिए, तो टोटल क्या आया 1390, और सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल, फ्रीक्वेंसीज कितनी थी, तो वो आपके पास 35 है टोटल, तो 35 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1390 डिवाइडेड बाय 35 गिव्स यू योर आंसर। क्या आंसर आएगा? जस्ट हैव ए लुक। सिर्फ कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप पे रिक्वेस्ट की गई है, बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी एंट्री केसेस हमने आपके साथ शेयर की हैं और सारी हम शेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड से एग्जांपल 2 किया है। टोटल हमारे पास इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है और वो है एज्यूम्ड मीन वाला मेथड। एज्यूम्ड मीन वाला मेथड, तो आपसे क्या कहा जाता है कि इस x की वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम कर लीजिए। तो आपने मान लिया a को, यानी कि 50 को a मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये हमारा मीन है। हमें नहीं पता ये मीन है या नहीं है, आपने मीन 50 को मान लिया। आप 40 को भी मान सकते थे, आप 60 को भी मान सकते थे, आप किसी भी वैल्यू को मान सकते थे। तो हमने सेकंड मेथड से सेम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। प्लीज माइंड, एक ही क्वेश्चन, एक ही एग्जांपल तीनों मेथड से हो रहा है। आपकी चॉइस होगी पेपर में आप किस मेथड से करते हैं, जिस मेथड से वो डिमांड करे उसी मेथड से आप कर डालिएगा। राइट, चलिए, तो यहां पर हमारे पास 50 आपने एज्यूम्ड मीन लिया, तो फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपने एक डेविएशंस कैलकुलेट करनी होती है, डेविएशंस। तो डेविएशन कैसे कैलकुलेट होती है? हर x की वैल्यू में से 50 माइनस करते जाइए। तो x की वैल्यू है 20, 20 में से 50 माइनस किया, क्या आ गया? -30। फिर 30 में से 50 माइनस किया, क्या आ गया? -20। 40 में से माइनस किया, क्या आ गया? -10। 50 में से 50 माइनस किया, क्या आ गया? 0। 60 में से किया तो 10। 70 में से 50 माइनस किया तो 20। 80 में से 50 माइनस किया तो 30। ये सारे की सारी वैल्यूज आप यहां पे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास d आ चुका, ये हमारे पास f है। f और d को मल्टीप्लाई करके आपने यहां लिखना है, ये देखिए fd, तो ये 6 है, 6 को -30 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास? -180। इसी तरह से 11 और -20 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारे पास? -220। ध्यान से सीखिए, घर पे बैठ के सारे मेथड्स पक्के नहीं किए तो क्या फायदा। घर पे बैठ के सारे मेथड्स को पक्का कीजिए, फिर एग्जाम में कैसे करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, वो सब हम बताएंगे। सब यही इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपसे डिस्कस करेंगे एक एक चीज। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि जब वो चीजें समझाई जाएंगी तो डायरेक्ट वो आंसर तक पहुंचने के मेथड्स होंगे, उस समय डिटेल्स नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए यहां पे डिटेल्स बताई जा रही है ताकि आप उन चीजों को समझ पाए। तो 7 को -10 से मल्टीप्लाई किया, -70 आ गया। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान रखिएगा 0 लिखना है, यहां पे बच्चे 4 लिख जाते हैं, गलती हो जाती है। 4 इंटू 10, 40 आ गया। 2 इंटू 20, 40 आ गया। 1 इंटू 30 आ गया। इसके बाद इन सबको आपने ऐड करना है, ये नेगेटिव वैल्यूज को इकट्ठा, पॉजिटिव वैल्यू को इकट्ठा, बैलेंस करके माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस में, प्लस में आ रहा हो तो प्लस में। जो भी आंसर आपके पास आ रहा हो, इन सबका
एल्जेब्रिक सम यानी कि सारे नेगेटिव इकट्ठे कर लो, सारे पॉजिटिव इकट्ठे कर लो और उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे दो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब देखिए सारे नेगेटिव, और यहाँ पे आपके पास 40 40 और 110 आपके पास ये पॉजिटिव आ रहे हैं। 110 अगर इसमें से माइनस कर देते हैं तो 100 हटा दिए 70, उसके बाद 290 और 360, तो 360 आपके पास नेगेटिव आ जाता है डायरेक्ट। तो जैसे भी आपकी कैलकुलेशन हो वो आपके ऊपर छोड़ी, लेकिन कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। इतना ही आप पे विश्वास करते हुए हम ये क्वेश्चन यहां आप तक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब एफ डी आ गया, सिग्मा एफ डी हमने कैलकुलेट कर लिया, सिग्मा एफ डी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास उसको सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे तो ये डी बार आ जाएगा। तो डी बार कैसे निकालते थे हम, याद है ना, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी हमने निकाला -360 -360 और सिग्मा एफ कितना है 35। सॉल्व कर दीजिए इसको, आंसर आपके पास आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आया 39.71। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो यहां तक कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह से, वी कैन डू इट। एज्यूम बीन वाले मेथड से भी ये क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा मेथड भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, भले ही वो सिलेबस के हिसाब से आपसे पूछें या ना पूछें, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि इस मेथड को भी आपको आना चाहिए, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मेथड्स को सीखिए, पेपर में अगर कम पूछेगा तो अच्छी बात है, लेकिन हमें मेथड आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। और जब आप हायर मैथ्स में जाते हैं तो नॉलेज में कमी रह जाती है, तो इसलिए हम कोई कमी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यहां पर अपने पास स्टेप डेविएशन मेथड, तो सारी डेविएशन तो हमने कैलकुलेट कर ही रखी है। इसको हम देखिए स्टेप हमारा कितना है, 10 10 का स्टेप है, 10 10 का हाइट है ना ये, तो हाइट कितनी थी 10, हाइट है 10। तो ये हमारे पास स्टेप डेविएशन का मेथड अब हम आपके साथ बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस डी को आप 10 से यानी कि h से डिवाइड करते हुए जाना है। तो डी हमने निकाला था x - 50 यानी कि ये 30 था, 30 को हमने 10 से डिवाइड किया, क्या आ गया -3। इस 20 को 10 से डिवाइड किया, क्या आ गया -2। इस -10 को 10 से डिवाइड किया, क्या आ गया -1। इसी तरह से 0 को 10 से डिवाइड किया 0, 10 को 10 से डिवाइड किया आ गया 1, 20 को 10 से डिवाइड किया आ गया 2 और 30 को 10 से डिवाइड किया आ गया 3। हम सारा काम बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि पेपर में तो सारा आपको लिखना पड़ेगा ना, कोई एकदम से प्रिंट होके तो नहीं आएगा। तो आप आराम से ऐसे लिख के अपने टेबल को बना के चले और खुद अपने हाथ से करें। ये नहीं कि कर रखा है तो मुझे नहीं करना, प्लीज डू इट। हर क्वेश्चन को 2 3 बार करके देखिए ताकि आपकी हाथ बिल्कुल सध जाए, और जब पेपर में करना हो तो बहुत फास्ट आप कर पाए, चुटकी बजाते। पेपर तक तो एक्शन रिप्ले करना है, उससे पहले ही सारी तैयारी होनी है। तो ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया, यू की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास यू आ चुका है, एफ हमारे पास है। एफ और यू को मल्टीप्लाई करके आप यहां पे लिखते जाएं, एफ और यू को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 और -3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -18। इसी तरह से 11 और -2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -22। 7 को और -1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -7। ठीक है, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 लिखना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लिखना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 लिखना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लिखना है। इसी तरह से इन सब का टोटल इसे कहते हैं सिग्मा एफ यू। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा एफ यू। इसको डिवाइड कर देंगे अगर आप सिग्मा एफ से, तो ये आ जाएगा यू का मीन, और यू मीन आपने ये कैलकुलेट कर लेना है, इसको एच से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखें कैसे, तो सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये आपके पास आया -36 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई एच कितना है, एच कितना है
10। ओके, ये सारा का सारा वैल्यूज आपने यहां लिखी, सॉल्व की, इसकी वैल्यू आ गई -10.29, सॉल्व की कितना आ गई 39.71। तो आप देखिएगा कि हर मेथड से आंसर बिल्कुल 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 सेम है। ये लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 किया जाएगा और उसके बाद फिर बाकी सब नेक्स्ट सेशन में किया जाएगा, ये बात श्योर है। तो अब तक आपको इतना पता लग गया कि मेथड कोई भी हो, आप आंसर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में उन्होंने आपसे डिमांड किया कि कोई पर्टिकुलर मेथड आपने करना है, तो उसी पर्टिकुलर मेथड से ही आपको मीन को निकाल के देना है। आप अपनी मर्जी फिर नहीं चला सकते। अगर आप उन्होंने नहीं दिया तो हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे कि कौन सा मेथड आप यूज करके मीन को फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं देते तो ये लास्ट एग्जांपल है आज के सेशन का, इसको आराम से समझ लेते हैं। और फिर उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। अब उन्होंने आप पे छोड़ दिया कि कौन सा मेथड आप चूज करते हैं। देखिए, उन्होंने आपकी विवेक पर छोड़ दिया, आपकी बुद्धि पर छोड़ दिया, आपकी समझ पर छोड़ दिया। तो जब आप अपनी समझ के हिसाब से चलेंगे तो अब आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा मेथड यूज करना है। तो इसीलिए सारे मेथड आपके साथ डिस्कस किया मीन के, और आज मीन खत्म हो जाएगा इस एग्जांपल के साथ ही। तो सबसे पहले हमने इसे कॉलम फॉर्म में ले लिया, और जब भी x की वैल्यूज बड़ी होती हैं डायरेक्ट मेथड रिकमेंडेड नहीं होता। इसी तरह से जब h की वैल्यू हमारे पास बड़ी हो तो उस समय भी कह सकते हैं कि जो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड है उससे बेटर होता है स्टेप डेविएशन वाला मेथड। और इसमें एक काम और आपको सीखने को मिलेगा इस एग्जांपल में, क्या वो ध्यान से देखिए। पहले इस डेटा को पहले ध्यान से देखते हैं कि डेटा में उसने क्या दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन की ब्यूटी को समझ गए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे आप जरा इंटरवल के ऊपर गौर फरमाएं, क्या लिखा है 20 से 60 कितना डिफरेंस है 40 का। यहां 60 से 100 कितना डिफरेंस है 40 का। लेकिन यहां पे 100 से 150 कितना डिफरेंस है 50 का। यहां पर 150 से 200 कितना डिफरेंस है 100 का। यहां पर 250 से 350 कितना डिफरेंस है 100 का। और यहां 350 से 450 कितना डिफरेंस है 100 का। तो आप देखिए क्लास इंटरवल बराबर बराबर दूरी का नहीं है, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अभी तक के जितने क्वेश्चन है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन को डील करना नहीं आता तो आप रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, और हम आपको अटकने नहीं देंगे, ये बात पक्की है। तो इसमें आपके साथ क्या एडवाइस है? तो पहले तो हमने इसका ये जो जहां क्वेश्चन अटकता है उस चीज को हमने पकड़ा। अब इसको कैसे टैकल करना है वो भी देखते हैं। अगर तो बराबर बराबर h की वैल्यू होती, ये h की वैल्यू है, क्लास इंटरवल अगर बराबर होता तो हम सीधा सीधा उसी से डिवाइड कर देते। लेकिन यहां पर हमने h जो है वो यहां से चूज नहीं किया, यहां हमने h अपनी मर्जी से कोई भी ले लिया, लेकिन ऐसी वैल्यू ली है जो कि हमारे को इस 40 या 50 को डिवाइड करने पर एक छोटा नंबर दे दे। तो हमने इसलिए 20 से डिवाइड कर दिया कि 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 100 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो यहां h जो है d जो है वो हम अपनी मर्जी से इस तरह से ले सकते हैं। तो ये हमें जरूरी नहीं है कि ये 40 ही लेना है, जरूरी नहीं है कि 50 लेना है, जरूरी नहीं कि 100 लेना है, कोई भी ऐसी वैल्यू हम ले सकते हैं डिवाइड करने के लिए। तो h हम अपनी मर्जी से 20 ले रहे हैं। ओके, और क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास लिबर्टी हो मेथड को चूज करने की तो हम स्टेप डेविएशन मेथड चूज करना चाहेंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि क्लास इंटरवल भी अनइक्वल है, एज्यूम्ड मीन में जो है वो x की वैल्यू वो भी बड़ी बड़ी है। तो इसलिए हम स्टेप डेविएशन वाले मेथड तक जा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन या ये कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। चलिए, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देख लेते हैं, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले 7 बॉलर्स हैं जिन्होंने नंबर ऑफ विकेट 20 से 60 के बीच में है। 5 बॉलर्स हैं जिसकी 60 से 100 के बीच में, 16 बॉलर्स हैं जिसकी 100 से 150 के बीच में, 12 बॉलर्स हैं जिसकी 150 से 250 के बीच में, 2 बॉलर्स हैं जिसकी 250 से 300 के बीच में, और 3 बॉलर्स हैं जिसने 350 से 450 के बीच में विकेट्स ली हैं। हमने एक वैल्यू को एज्यूम कर लिया। एक तो हम कैलकुलेशन करेंगे मिड वैल्यू की। सबसे पहले तो मिड वैल्यू जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं, तो इन दोनों को प्लस करिए, 2 से डिवाइड कीजिए। 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 40। 60 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 80। करते जाइए आराम से, घर पे बैठ के कर रहे हैं, बड़े प्यार से करते जाइए। इसी तरह से 100 और 150 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 125। फिर 150 और 250 को ऐड किया, 400, उसको 2 से डिवाइड किया तो 200। इसी तरह से 250 350 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया तो 300। फिर 350 450 को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, आ गया 400। तो ये सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लेनी है बड़े आराम से। ये आ गई एक्स की वैल्यूज। एफ आपके पास दिया हुआ था। क्योंकि एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होंगी इसलिए। अदरवाइज आंसर आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। फिर हम डेविएशंस को निकालने की बात करते हैं। डेविएशंस में क्या किया जाता है? डेविएशंस में हम यूज करते हैं कि एक एज्यूम्ड मीन हमने सपोज कर लिया 200 नाम का, तो हर वैल्यू में से 200 माइनस करते जाइए। तो 40 में से 200 माइनस किया, 160 आ गया माइनस का। 80 में से किया, 120 आ गया माइनस का। 125 में से किया तो -75 आ गया। 200 में से 200 माइनस किया तो 0 आ गया। 300 में से 200 माइनस किया तो 100 आ गया। 400 में से 200 माइनस किया तो 200 आ गया। ठीक है जी, वेरी नाइस। नाउ सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया, डी की वैल्यू आ गई। अब हमने हर वैल्यू को, जो डी की वैल्यू है, हमने सपोज किया कि हम 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पे अनइक्वल है हाइट, तो इसलिए उन वैल्यूज को लेने की जरूरत नहीं है। सीधा एक ही वैल्यू पकड़ो, उस वैल्यू को एच का नाम दे दो, और वो एच हमने क्या दिया है इस केस में? इस केस में हमने एच क्या दिया है? ध्यान से देखिए, 20। इससे हमारा क्वेश्चन, हमारा जो फार्मूला, वही स्टैंडर्ड फार्मूला याद रहेगा। अभी हम उसको भी आपके सामने शेयर करेंगे दोबारा से। तो हर डी की वैल्यू यानी कि 160 को हमने डिवाइड किया, किससे किया है? 20 से डिवाइड किया, आ गया -8। इसी तरह से -120 को 20 से डिवाइड किया, -6 आ गया। -75 को डिवाइड किया तो -3.75 आ गया। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। इसी तरह 0 को 20 से डिवाइड किया, 0 आ गया। यहां पे 100 को डिवाइड किया, 20 से 5 आ गया। 200 को किया तो 10 आ गया। ये सारी वैल्यूज हमने u को प्राप्त करने के लिए की है। अब u निकाल लिया, f हमारे पास है। f और u को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? fu कैलकुलेट किया कैसे? f यहां है, u यहां है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 इंटू 8 56, नेगेटिव था, नेगेटिव आ गया। 5 इंटू 6 30 था, यहां पे नेगेटिव था, -30 आ गया। 16 इंटू -3.75 कितना आ गया? -60। आराम से कैलकुलेट करना है, घर में बैठ के कर रहे हो, कोई गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो ताकि कोई गलती हो ना जाए। 12 इंटू 0 0 आ गया। 2 इंटू 5 10 आ गया। 3 इंटू 10 30 आ गया। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आई है। ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है। नेगेटिव वैल्यू को इकट्ठा कीजिए, पॉजिटिव वैल्यू को इकट्ठा कीजिए, हटा दीजिए, और 50 -106 आ गया। देखिए ये तो फटाफट ऐसे सॉल्व कर लिया जाता है। तो -106 आ गया आपके पास। किसकी वैल्यू आई है? सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ गई। इसको सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू मीन आ जाएगा, यू मीन। तो यहां पे -106 डिवाइडेड बाई 45, ये आ गया यू मीन की वैल्यू। तो स्टेप डेविएशन में यहां तक हमने कैलकुलेशन कर ली, याद रखिएगा। -106 डिवाइडेड बाई 45। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा अब हमने वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के बाद कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद स्टेप डेविएशन मेथड भी हमने लगा दिया, और यहां तक हमने
इसके बाद हमने क्या करना है, h से मल्टीप्लाई करना है। h क्या है, h हमने क्या सपोज किया था, देखिए किससे हमने डिवाइड किया था, यहां पे ये वाली बात याद रखनी है, जिससे डिवाइड किया था वो h है, और उसी h से यहां पे मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को जो हमने अभी निकाली थी। तो -106/45 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये सॉल्व किया तो कितना आ गया, -47.11, -47.11, और 200 में से माइनस करने के बाद क्या आ गया, 152.89। ये क्या है, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय सिंगल बॉलर, है ना, एक बॉलर के द्वारा कितनी विकेट्स ऑन एन एवरेज मिलेंगी, तो एक बॉलर के द्वारा 152.89 विकेट्स मिलेंगी इस पूरे डेटा के हिसाब से। ओके, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी हमने अपना जो 8 मार्क्स स्टैट्स शुरू की है, 8 मार्क्स जो आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला है, उसमें मीन वाला पोर्शन हमने फिनिश कर लिया। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और उसके बाद मीडियन और मोड वो भी लिया जाएगा, ग्रुप डेटा के साथ लिया जाएगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन से session is over, and definitely we will meet in the next session. Thank you very much. Bye bye.